गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, तो क्या था होमवर्क, क्या था? बताओ जल्दी से। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार दिखाना, लास्ट लाइन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताइए जल्दी से। एक सेकंड रुको। अप टू 50। चलिए, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 से लेके 50 तक। जो भी डाउट्स है बोलिए फटाफट। पहले कहां तक डिस्कस हो गए थे? 37 तक पहले हो गए थे, तो 38 से 50 तक इफेक्टिवली देखा जाए तो 38 से 50 बोलो जल्दी जल्दी। 42। क्वेश्चन नंबर 42। अरे बेटा, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इनका मास का थोड़ा सा आइडिया रखो। एक प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा होता है? 1840 टाइम्स। और एक अल्फा पार्टिकल का मास, अल्फा पार्टिकल कितने? 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो एक अल्फा पार्टिकल का जो मास है, दैट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है। तो सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। राइट। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। फॉर्मूला क्या आता है? लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन 2m के ई। 2m के ई, m इंटू के ई का प्रोडक्ट जिसके लिए बराबर होगा, उसकी वेवलेंथ बराबर होगी। तो अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए तो प्रोडक्ट सेम हो गया। अब कर लो। तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन की वेवलेंथ बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, देन अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बराबर। 45 और 47। 45 होल्ड करो, अभी समझाऊंगा। 45 होल्ड कर लो, अभी समझाऊंगा। फोर्टी सेवन भी होल्ड करो। 48 भी होल्ड करो। ये सब अभी एक पॉइंट आएगा उस पर होगा। 47, 48, 45, ये सब किसी एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, याद करो, उसी पर है। ये सब रुक जाओ, अभी करते हैं। 45 के बाद वाले छोड़ दो। 45 के बाद वाले छोड़ दो।
40 में कौन सा डाउट आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड लेवल में है और वो लिथियम +2 की आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। लिथियम +2 की आयोनाइजेशन एनर्जी पता है कितनी है? 13.6 इंटू 9। इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें से इतनी तो उसे बाहर निकालने में चली जाएगी। तो दोनों बाकी एनर्जी कितनी एक्स्ट्रा? 13.6 इंटू 8। इतनी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। इतनी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। अब आप काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, आ जाएगा आंसर। फोर्टी का आंसर अलग आ रहा है, ये पता चल गया। तो अब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 में 150 अपॉन 13.6 इंटू 8। यार मेरे हिसाब से सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? ये 1.17 टाइम्स ही आएगा कुछ, या 2 टाइम्स तो नहीं होगा, 3 टाइम्स भी नहीं होगा। बॉम्बे बॉम्बे आंसर है सही। लिथियम +2 की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, लिथियम प्लस की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और कुछ नहीं दे रखा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम ग्राउंड स्टेट से ही मानते हैं। बेटा इतनी एनर्जी में से इतनी तो बाहर निकालने में भी जाएगी ना। 13.6 तो बाहर निकालने के लिए 13.6, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 समझा दूं? चलो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्क फंक्शन मेटल का कितना है? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सम एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैड स्टॉपिंग पोटेंशियल 22 एंड सम हैड 12। यानी मतलब कुल मिला के मैक्सिमम यानी 22 जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो के ई मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी तो बाहर निकालने में चली गई। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यानी 22। तो यहां से फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, यानी फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? 62। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 49 15 नेक्स्ट टाइम करेंगे। 45 के बाद वाले सारे बाद में करेंगे। 45 के बाद वाले सारे बाद में करेंगे। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल देव अगर 22 वोल्ट है तो के ई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल से के वी मैक्स निकालो। अब मैं लास्ट क्लास में आ रहा हूं। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे?
डी ब्रोगली का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके लिए लास्ट टाइम में मैंने आपको स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। स्टैंडिंग वेव क्या करती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, ऐसे मैंने आपसे कुछ समझाया था। तो अब यहां पर भी एक्चुअली यूं सोच सकते हो कि यार बोहर मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह की हम यानी वेव की तरह सोच सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं, ये जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं, देखो बोहर ने इलेक्ट्रॉन को वेव नहीं माना, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को वेव बोलते हो तो बोहर मॉडल गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, हम जब इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल को वेव बोल भी रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बता दूं, नोबॉडी नोस कि वो वेव कौन सी है, तुक्के लगा रहे हैं हम। तो ये जो तरीका डेरिवेशन का है, इससे आंसर वो आ जाता है, बट मैं आपको बता दूं ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, उसे आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो। हमने बोल दिया वो स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, एक तरीका है, बट वो सही नहीं है, ये भी ध्यान रखना। बट इस तरीके से mvr इक्वल्स टू NH/2π ये आंसर आ जाता है। अब उसके लिए कैसे सोचना है वो आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए हमें क्या सोचना होता है, अगर मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है तो हमें कैसे सोचना है उस पर बात करेंगे। तो लेट्स से ये एक सरकमफरेंस है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है और मान लेते हैं कि वो एक स्टैंडिंग वेव है, तो इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक ऐसे कुछ जैसे है ना, ये थ्रेड ऊपर नीचे, थ्रेड जब ऊपर नीचे होगी तो क्या होगा, ये एंड ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे होगा। ये कभी नहीं होगा कि ये एंड भी नीचे और ये एंड भी नीचे, यानी एक पार्ट नीचे तो एक ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इसी तरह से होगा। तो यहां पर आप कुछ ऐसे सोच सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, यू मान लो समथिंग लाइक दिस। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा, फिर एक और लैम्डा, फिर एक और लैम्डा, फिर एक और लैम्डा। यानी ये ध्यान रखना कि ये नीचे तो इसके बगल वाले ऊपर, ये ऊपर तो इसके दोनों नीचे। अब क्या होगा, ये जो बाहर निकल रहा है वो पार्ट जब अंदर आएगा तो जो अंदर वाला पार्ट था वो बाहर चला जाएगा। ये स्टैंडिंग वेव ऊपर नीचे एक तरह से क्या बन गई, स्टैंडिंग वेव। समझ में आ रही मेरी बात। अब इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए अगर ये सिचुएशन हो तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये लेंथ कितनी होगी, यानी एक वेव लैम्डा, फिर लैम्डा, इस तरह से यहां तक लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर ये लैम्डा, यानी एक वेव, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। यानी ये टोटल सरकमफरेंस जो है 2πr वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। यानी सरकमफरेंस जो है 2πr या तो वो 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा ऐसे कुछ होनी चाहिए, लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। वेव्स पूरी बनेगी, आधी नहीं बनेगी, वेव्स पूरी बनेगी, आधी नहीं बनेगी। यानी 2πr मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा। ये सरकमफरेंस जो है वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, h/mv। लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, mv को इधर लेके आ जाओ, mvr इक्वल्स टू nh/2π। दैट इज बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आ गया सब। राइट लेकिन ये फॉर्मूला तो देखो यहां से आ गया, लेकिन इससे ये नहीं कि बोहर को जस्टिफाई हम करें, कुछ नहीं करें। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन को जब हम वेव बोलेंगे तो ये पिक्चर गलत है, ये पिक्चर नहीं बनेगी। ये केवल पिक्चर यहीं तक बनाओगे, इस डेरिवेशन में बनाओगे, इस पिक्चर को कहीं और यूज मत कर लेना।
कहीं पर भी और यूज मत कर लेना। आगे चल के जब हम लेटेस्ट मॉडल पर आएंगे तो वहां ये पिक्चर काम की नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इस पिक्चर का केवल काम है, ये फॉर्मूला आ रहा है, इतना सही काम है, इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, इससे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये सब एवी है, एवी, कोई लॉजिक नहीं है। बट क्वेश्चन बनते हैं, जेई में भी आते हैं, हम भी कर रहे हैं, राइट। हाँ, अब इससे एक चीज निकल के आती है, इससे जो एक चीज यहां से निकल के आती वो मैं बता रहा हूं। ये तो फॉर्मूला हमारे पास पहले ही था, बट ये जो फॉर्मूला 2πr=n λ, आर की जगह मैं क्या पुट कर, ये अब एल क्या है पता आपको, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की, पार्टिकल की वेवलेंथ का फॉर्मूला है। जो एक पार्टिकल जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेवलेंथ, यहां से आर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रोम इक्वल्स टू एन लेमडा। एक एन से एक एन कैंसिल, तो लेमडा इक्वल्स टू 2π.529 n बाई जेड एंगस्ट्रोम। मतलब लेमडा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यूं भी कह सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट में यानी एक ही वेव बन रही होगी, एक यानी ये एक वेव है, यहां से लेके यहां तक ये एक वेव है। सेकंड ऑर्बिट में ऐसी दो बन रही होगी, थर्ड में तीन, फोर्थ में फोर, इस तरह से। और फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाओगे, सेकंड से थर्ड में जाओगे, तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा वेवलेंथ भी बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके। अभी जो बहुत सारे क्वेश्चन थे 45 से लेके 50 तक, वो सब इनसे सॉल्व हो जाएंगे, वो सब इनसे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ हम यहां निकाल रहे हैं। किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन्स की। दिस इज दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखो, ये भी फॉर्मूला याद रखो, ये दोनों बहुत जरूरत पड़ती है, इन पर क्वेश्चन आते हैं जेई में। इस पर भी 2πr=n लेमडा और ये, लेकिन ये पिक्चर आगे कहीं और यूज नहीं करोगे, ये पिक्चर कहीं आगे यूज नहीं करोगे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत जगह जब एनिमेशंस दिखाते ना कोई भी, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन का या यूं कह तो लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स का, तो उसमें ये पिक्चर जरूर दिखाते हैं, ऐसे ये वेव्स मूव करती हुई दिखाते हैं, ऐसे लग रहा है ऐसा। अरे भाई, ये केवल शोबाजी है, इट्स टोटली शोबाजी, ये सही नहीं है। बट जिसको अरे मेरे को तो दिख गया सर, इलेक्ट्रॉन दिख गया, ऐसा हो गया, और बोल दो देखो ऐसा होता है तो अच्छा भी लगता है। अब मैं यहां मना करता हूं कि ऐसा नहीं है, तो लगता है सर फिर कैसा है बताओ तो सही, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसा है। अरे भाई, कैसा पता चल गया ना जिस दिन, तो नोबेल प्राइज भी छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए। नोबेल प्राइज वाले पैर पड़ेंगे भाई, नोबेल प्राइज एक नहीं, दो नहीं, 10 ले लें अगर जिस दिन ये पता चल गया। समझ में आया? सीरियसली बता रहा हूं। तो ये कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता, और पॉसिबल ही नहीं है, यू मान के चलो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन ध्यान ने नहीं देगा तुम्हें, इलेक्ट्रॉन बड़ा शातिर है, वो अपनी सारी बातें तुम्हें नहीं बताने वाला है, तुम नहीं जान सकते। तो ये फॉर्मूला याद रखना इस तरह से, ये कैसे आया और वो हमने बताया। डन। अब मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए। अब इसमें एक और चीज आती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग हेलो का कहना सर कुछ तो है जो पार्टिकल और वेव को जोड़ता है। ढूंढना बेटा तुम,
जिस दिन ढूंढ लोगे नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा, कि एक शोरूम है। और नोबेल प्राइज वाले भी ये बोलेंगे, भाई कहाँ हो तुम, प्लीज। वो ये बोलेंगे कि हमें नोबेल प्राइज देके छोटा फील हो रहा है, क्योंकि ये नोबेल प्राइज तो बहुत छोटा है। सीरियसली बता रहा हूं। तुमने सोचो अगर ये बता दिया कि यार क्या कनेक्शन है वेव और पार्टिकल में, तो 100 सालों से जो नहीं हो पाया है वो तुमने सॉल्व कर दिया। है ना? हाँ, ठीक है। तो अभी तो अब उसके आगे बढ़, अभी बहुत धमाके हैं भाई, अभी सुन ले रहो तुम। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है। अब आए साहब, मैंने शायद थोड़ा सा तो आप, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आया लगभग 1925 के आसपास, 1925 के आसपास। सब साइंटिस्ट लगे पड़े थे, नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे थे। डे बाय डे आपको भी पता, बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फिर वहां पर आ गया हाइजनबर्ग। और हाइजनबर्ग क्या कहता है कि देखो, ये जो तुम सब मेजर कर रहे हो ना, टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, जो भी तुम मेजर कर रहे हो, जो भी तुम फाइंड आउट कर रहे हो, वो सब, उसमें सब में एरर है। आपका जो टाइम मेजरमेंट है वो गलत है। आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो भी गलत है। सब में कुछ ना कुछ तो एरर, वो गलत इन द सेंस कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और शायद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ये बात कि जब हाइजनबर्ग ने पहली बार पहली बार ये जब बात एक कॉन्फ्रेंस में की थी, तो वहां से उसे उस कॉन्फ्रेंस से भगा दिया गया। भगा दिया गया कि भाग जाओ। ऑब्वियसली यार, नहीं भगाएंगे तो क्या कहेंगे, साइंटिस्ट अपनी जिंदगी लगा रहे हैं सही सही मेजर करने के लिए, और कोई यहाँ उनको आके बोल दे कि नहीं ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो नहीं। लेकिन उसके बाद कहा जाता है, स्टोरी है कि वो हाइजनबर्ग एक किसी एक आइलैंड पे चला गया, 2 साल तक वहीं पर रहा। 2 साल तक उसने एक वेब सीरीज, सॉरी नॉट, ये किसी ने वेब सीरीज लिख दिया हाइजनबर्ग की, मैंने भी वेब सीरीज वर्ड बोल दिया। एक नई मैथमेटिक्स डेवलप की, एक नई मैथमेटिक्स, जिसे कहा जाता है मैट्रिक्स मैथमेटिक्स, विच इज नोन एज मैट्रिक्स मैथमेटिक्स। और फिर वो वापस आया। फिर वापस आके उसने बोहर को अपनी बात की, और बोहर, डिरैक, मैक्स बॉर्न, ये कुछ साइंटिस्ट का अपना एक ग्रुप बना। फिर इनको लगा कि यार बोहर, मेनली लीडर जो था इनका बोहर था, लगा कि यार ये हाइजनबर्ग जो कह रहा है उसकी बात में दम है, सही है साहब। और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई, यूं कह सकते हो, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग हुई। अब थोड़ा सा देखो, अब आप सोच, और जब अब आपको ये लग रहा सर ऐसा क्या कहा प्लांक ने, तो आप सोचो अगर इतनी सिंपल अगर बात कोई होती और प्लांक कहता, तो क्या समझ में नहीं आती? समझ में, या इतनी सिंपल बात होती तो इतने सालों बाद पता चलती। तो ये कोई बात इतनी आसान तो है नहीं कि मैं आपको 2-5 मिनट में समझा दूं, आधे घंटे में नहीं समझा सकता, नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये तो अभी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि ये हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों मेजर नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं तरीके बताऊंगा फिर से, यानी कुछ कुछ मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, और आपको लगेगा भी सही कि हाँ सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है आपकी, लेकिन वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट शॉर्ट में तो वही है सब, शॉर्ट में वही है। मैं फिर से कह रहा हूं, आगे चल के कहीं
ऐसा ना हो कि क्या होगा, ये बातें क्यों मैं बताता हूं, देखो मेरा फंडा क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा जब आगे जाके आप रिसर्च करोगे, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे, धीरे धीरे आपको सब लगेगा कि यार ये जो मैं पढ़ता आ रहा हूं इतने सालों से, एक एक करके सारी बातें जो है वो गलत गलत हो रही है यार, सारी बातें गलत गलत हो रही है। तो ये नहीं कि सर ने गलत बताया था, तो मैं कह रहा हूं अभी अभी हम जब बात करें जेई के हिसाब से कर रहे हैं, उतनी नॉलेज है उतनी चाहिए हमें, हम बहुत मॉडल सही लेनी है लेकिन हमें तो पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है। तो हम जेई के अकॉर्डिंग बात करें, जिस लेवल पर है उसके लिए, जब आगे लेवल पर आगे के अकॉर्डिंग सारी चीजें आएगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं हाइजनबर्ग ने कहा क्या, वो स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर थोड़ा सा समझूंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द exact position and exact position and momentum simultaneously, या momentum of a microscopic particle like electron simultaneously। और देखो कुछ चीजें जैसे लिख रहा हूं वैसे याद कर लो, और एक फॉर्मूला दिया, चाहो तो dx लिखो चाहो तो डेल्टा x लिखो। कहां से आया फॉर्मूला कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला लिखना है केवल। व्हाट इज डेल्टा x? एरर या अनसर्टेनिटी, एरर या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एरर इन मोमेंटम। और एज पर हाइजनबर्ग इसका प्रोडक्ट हमेशा h/4 पाई से ज्यादा होगा, h/4 पाई से ज्यादा ही होगा। ये वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती, ये कभी जीरो, यानी इसमें से कोई भी वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा h/4 पाई से ज्यादा होगा। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब कुछ ना कुछ एरर तो आएगी आएगी, मोमेंटम में भी पोजीशन में भी। यानी कुल मिला के कहना यह चाहता है हाइजेनबर्ग कि आप एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट स्पीड, एग्जैक्ट मोमेंटम ये नहीं मेजर कर सकते। अब इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, शायद देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब काम चलाओ एक्सप्लेनेशन है, ये सब काम चलाओ एक्सप्लेनेशन है, फील आ जाता है, थोड़ा अच्छा लग जाता है। और इसलिए जहां पे भी मैं ये यूज कर रहा हूं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, वो इसलिए मैं बताता हूं कि देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं और आप यूज मत करना। ये नहीं कि सर वहां पर आपने ऐसे कहा था तो मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया, नहीं, जो जहां है वहीं पर यूज करें, उससे ज्यादा नहीं। तो इसको मैं समझाता हूं आपको थोड़ा सा, क्यों हम एग्जैक्टली कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये यू मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है, इसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। अब आप सोचो इसकी लेंथ मेजर हम स्केल से करते हैं। अब जब आप स्केल से लेंथ मेजर करते हो तो क्या होगा, स्केल पर कुछ इस तरह की नंबरिंग होती है, आपको भी पता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5,
फिर 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ होती है। अब हर एक स्केल का अपना एक लिस्ट काउंट होता है कि यार इससे छोटी चीज आप मेजर नहीं करते। जैसे स्केल पर हम 1 मिलीमीटर, यानी आंसर क्या होगा, 5 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर। अगर वो लेंथ 5 से 6 के बीच में है तो नॉर्मली जो हमारी स्केल है नहीं बता सकती, क्योंकि वो पॉइंट, जैसे अब ये पॉइंट आ गया, मान लो इतना बड़ा नहीं लेता हूं ताकि थोड़ा इनके बीच में आ गया सब। अब वो ये इतनी सी लेंथ है, ठीक है, इतनी सी लेंथ। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ये लेंथ कितनी है। अब आप में से कोई बोल देगा सर 3 के ज्यादा पास में लग रहा है, 3 मिलीमीटर 3, किसी को लग रहा 4 के ज्यादा पास है, वो 4, कुछ ना कुछ तो यानी कोई 3 बोल देगा, कोई 4 बोल देगा। अब आपको लग रहा नहीं सर हम और अच्छी वाली स्केल यूज करेंगे, तो भी क्या होगा, वहां पर भी तो दो कोई से कोई पॉइंट ही होंगे ना। अब मान लो कोई भी लेंथ उन दो पॉइंट्स के बीच में आ रही है, तो आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना, नहीं बता। और जितना ज्यादा आप रिजोल्यूशन बढ़ाओगे वो किसी ना किसी के बीच में तो आएगी आएगी, वो किसी न किसी के बीच में आएगी आएगी। जैसे मैं इसको ऐसे पुट करूं, नॉर्मली हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड्स, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको पता है जब ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स में जो 100 मीटर की रेस होती है, मुझे अभी एग्जैक्ट डेटा, बट लास्ट ईयर शायद ऐसा हुआ था या लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, फर्स्ट वाला जो आया था वो 9.81 सेकेंड, 9.81 सेकेंड, दूसरा आया था 9.83, तीसरा 9.88। अब सोचो हमारी घड़ी से करने लगे तो हमारी घड़ी तो डायरेक्ट 9 से 10 पे जाती है, तो हमारी घड़ी यूज करने लगे तो हमारी घड़ी से तो पता भी नहीं चलेगा। और ये तो ठीक बात है। अब यहां तो चलो एक का 9.81, एक का 9.88 ऐसा है, अगर मान लो कहीं ऐसा हो कि दो का ऐसा लग रहा है 9.81 है, अब वो 9.818 है या 9.817 है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करो, उसका हम कहते हैं कि एक लीस्ट काउंट होगा, उससे कम आप उससे मेजर नहीं कर सकते। उसकी एक लिमिटेशन है भाई, कि जैसे वेइंग मशीन है, बहुत बड़ी बड़ी वेइंग मशीन डायरेक्ट किलो में बात करती है, जहां मतलब 1 किलो 2 किलो, ठीक है, कोई मशीन 1 ग्राम, आप वेइंग मशीन जाओ 1 ग्राम 2 ग्राम, गोल्ड वाले की शॉप पर चले जाओगे तो 1 मिलीग्राम। लेकिन अब आप सोचो कि कोई बड़ी मंडी में है, मंडी में बातें हो रही, वहां कौन 1 2 ग्राम की बातें करता है, वहां डायरेक्ट 5 किलो 10 किलो 15 किलो ऐसे बातें होती है, टन में बात होती। तो हर जगह एक लिमिटेशन होती है भाई, इससे कम पे बात ही नहीं कर रहे, या तो 5 किलो या 6 किलो, दैट्स इट। 1 ग्राम या 2 ग्राम, 1.5 ग्राम कुछ होता ही नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड हो, हाँ, लेकिन अब क्या होता है, वो एरर इतनी कम होती है, वो एरर इतनी कम होती है। जैसे आपकी हाइट है, कोई कहेगा 5 फीट 7 इंच, कोई कह देगा 5 फीट 8 इंच। अब क्या फर्क पड़ता है 5 7 5 8, या नहीं सर 5 7 5 5.7 5 फीट 7 इंच, नहीं सर 7 2 3 ऐसे, अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें, 5 7 5 8 बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा हमारा डिफरेंस ही नहीं आ रहा। सही बात है। तो वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। अब इसी में थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक छोटा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपको उसकी स्पीड मेजर करनी है। अब स्पीड कैसे मेजर करते हो आप, पता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, 1 सेकंड के बाद यहां आ गया, 1 सेकंड में उसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसके लिए यह तो पता करना पड़ेगा कि पहले यहां था और फिर यहां आया, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी पड़ेगी। वो एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता करें, उसी में एरर है। एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं, क्या आपको पता ही नहीं कि वो पहले इस डिस्टेंस पे था, 5 सेंटीमीटर पर था या 6 सेंटीमीटर पर था, यानी आपको लग रहा है
और फिर कहां गया वो पोजीशन भी एग्जैक्ट नहीं पता आपको, तो स्पीड एग्जैक्टली तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो वहां पहुंच गया और आपकी मशीन जो है जो टाइम चेक कर रही है, वो मशीन ने देखा वो मशीन डायरेक्ट 5 और वो 6 पे जंप कर गई, जबकि टाइम हुआ था 5.5 सेकंड, लेकिन आपकी मशीन तो 5.5 मेजर ही नहीं करती, वो या तो 5 बता रही होगी या 6 बता रही होगी, जबकि टाइम 5.5 था। एरर। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए यहां पर हम एग्जैक्टली कुछ भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के बस ये मैं इसी तरह से आपको समझा सकता हूं, लेकिन देखो हाइजनबर्ग ने ऐसे नहीं समझाया था। हाइजनबर्ग ने इसको बहुत ऑन पेपर, लेकिन वो हमारे ना तो सिलेबस में है, वो पूरी चीजें ये समझनी है तो क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको अच्छी खासा पहले मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तो बस सुन लो, जितना फील आता अच्छी बात है। ये स्टेटमेंट याद कर लो कि ये एक स्टेटमेंट है हाइजनबर्ग का, ये हाइजनबर्ग का फॉर्मूला है, वो याद कर लो। देन इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं वो फिक्स्ड है, क्वेश्चन फिक्स्ड है। यमन इज सेइंग सर आप समझा दो। देखो बेटा फैक्ट बताऊं पहले तो कि मुझे भी नहीं आता। दूसरी चीज अगर मुझे आता भी होता और मैं तुम्हें समझा भी रहा होता तो तुम यहां से भाग जाओगे कि तुम कहोगे सर जेई करनी है, हमें हमें थोड़ी रिसर्च करनी है। समझ में आई बात? और बाय दी वे मेरे को आता भी होता तो इतने साल में तो वो भी भूल गया होता। और ये ऐसी चीज नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगी। सोचो ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, आइंस्टाइन को पहली बार में ही समझ में नहीं आई थी। आइंस्टाइन जिसने कौन कौन सी फोटो पता नहीं कितनी रिसर्च की, वो आइंस्टाइन का आप स्पेक्ट्रम देखो, हर फील्ड में उसने कुछ कुछ किया, उसको ये बातें समझ में नहीं आई थी। सोचो तुम, और तुम्हें लगता है सर मैं समझ जाऊंगा, सर मैं समझ जाऊंगा, आप मुझे समझा दो। एक तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर समझा देंगे, और एक तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं समझ लूंगा, और वो भी तुम समझ सकते हो, मैं नहीं समझा सकता, ये अलग बात है। बट हाँ ये हो सकता है तुम आगे समझ लो, बट अब टाइम चाहिए होगा। देखो बेटा उसके लिए टाइम चाहिए होगा, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। जब तुम जेई आईआईटी कर लो, आईआईटी करो, फिर उसमें रिसर्च करो, आगे अच्छी अच्छी सी रिसर्च करके आप ये सब फाइंड आउट करो, बहुत खुशी होगी मेरे को। फिर मेरे को भी समझा देना यार प्लीज, जिस दिन समझ जाओ ना मेरे को भी समझा देना, बहुत मन है मेरा, बहुत मन है। और तब तक मैं भी देखो रिटायर्ड हो जाऊंगा, पढ़ाना वढ़ाना बंद कर दूंगा। सीरियसली बात कर रहा हूँ, पढ़ा जब ये पढ़ाना बंद कर दूंगा ना उस दिन यही समझूंगा, कोई मुझे क्वांटम फिजिक्स समझा दे भाई, पढ़ा दे मेरे को क्वांटम फिजिक्स। ये तो बात सही है, अगर कहीं कोई क्वांटम फिजिक्स पढ़ा रहा ना तो अभी टाइम नहीं है, बाकी मेरा मन तो बहुत करता है। आजकल अच्छी बात है ऑनलाइन कोर्सेज है, तो पहले तो वो पॉसिबल नहीं था, बट आई वांट कि मैं कहीं से क्वांटम फिजिक्स पढूं, बट टाइम, और मुझे पता है ना उसमें केवल लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होगा ना। आप भी जानते हो कि ये लेक्चर अटेंड किया, हाँ सर 2-3 लेक्चर में, अरे बस अब तो समझ में आ गया। वो मुझे पता, इतना मुझे पता कि अगर मुझे क्वांटम फिजिक्स समझनी तो मुझे 2-3 साल लगाने पड़ेंगे, खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, खूब सारा लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब जाके कहीं समझ में आएगी। अच्छी इन द सेंस कि देखो मेरे को चीजें कब अच्छी लगती, मेरे आपको ना अच्छी लगती क्या, मेरे को तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना, इसीलिए मेरी एक क्यूरियोसिटी है यार, ये क्वेश्चन मुझे, ये क्यूरियोसिटी तो मेरे में कि साला हाइजेनबर्ग ने कहा क्या ऐसा, ऐसी क्या बात कही कि आइंस्टाइन को समझ में नहीं आई। तो मन तो मेरे को भी करता है कि मैं भी पता करूं कि ऐसी क्या बात थी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं, बातें बहुत सारी हो गई, टाइम निकला जा रहा है। हाँ, देव वर्ड्स को मत पकड़ो साला, और ये ठीक है भाई, रेस्पेक्टेड हाइजनबर्ग सर।
ठीक है। तो अब एक तो अब ये जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ ना, इस फॉर्मूले को हम ये यहां से अगर मुझे पोजीशन मोमेंटम में एरर पता है तो यहां से जो पोजीशन में एरर आएगी वो मिनिमम, अब वो क्या होगी, इससे ज्यादा ही होगी। यानी मिनिमम एरर जो होगी, फॉर मिनिमम एरर, अगर मिनिमम एरर निकालनी है तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी मस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, यानी इक्वल टू का साइन फॉर मिनिमम एरर, फॉर मिनिमम एरर अगर मुझे पोजीशन में एरर पता, तो यहां से जब मोमेंटम में एरर निकालेंगे तो मिनिमम होगी, और जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इक्वलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं, यानी एक में एरर पता तो दूसरे में जो आप एरर निकाल रहे हो वो मिनिमम होगी। इसको डेल भी लिखा जा सकता है, कहीं पर डी भी लिखा जा सकता है, डजेंट मैटर, डी एक्स डी पी जो भी लिखो, कुल मिला के बोला वही जाएगा, एरर इन पोजीशन या एरर इन मोमेंटम। अब इसी फॉर्मूले को मैं स्पीड की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी। एम हम मान रहे हैं कांस्टेंट है, तो डी एक्स डी वी, एम को बाहर आ गया तो इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये v क्या है, एरर इन स्पीड, एरर इन स्पीड, स्पीड में एरर। तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। क्वेश्चन एक में एरर पता, तो क्वेश्चन देखो बहुत स्ट्रेट, कोई आपको नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग, कुछ नहीं पूछने वाला। ये सिंपल सा, एक तो फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद हो पहली चीज, और एक चीज यहां पर और बता दो, कभी कभी है ना ये एच क्रॉस आपको दिखेगा, एच क्रॉस का मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि बहुत जगह एच अपॉन 2 पाई आता ना, तो एच अपॉन 2 पाई कौन बार बार लिखे, एच क्रॉस। एच क्रॉस मतलब एच अपॉन 2 पाई। चलो एक दो क्वेश्चन दे देता हूं, बट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम है नहीं, केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। कैलकुलेट एरर इन वेलोसिटी, मिनिमम वर्ड भी डालना पड़ेगा। वैसे मैं मिनिमम लिख रहा हूं, बुक्स में जनरली मिनिमम होता नहीं है, क्योंकि हम निकाल सकते ही मिनिमम है, तो लिखा हो या ना लिखा हो, मिनिमम एरर इन वेलोसिटी इफ एरर इन पोजीशन is plus minus 1 angstrom for an electron. फॉर एन इलेक्ट्रॉन, देखो एरर हमेशा प्लस माइनस में होगी, एरर चाहे प्लस माइनस लिखो या ना लिखो, हमेशा वो प्लस माइनस में ही होगी। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा कम। तो ये याद रखना, मैंने यहां प्लस माइनस लिखा है, लेकिन कहीं लिखा हो पोजीशन में एरर 1 एंगस्ट्रॉम है तो वो प्लस माइनस ही होगी। अब फॉर्मूले में जब पुट करेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम, ये वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, डेल्टा वी 6.62 इंटू 10⁻⁻34,
4 पाई m 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब आप केवल 10 की वाली टर्म्स को फोकस करो तो 6.624 पाई 9.1, ये -3, ये नीचे गया तो ये आ गया 10⁻7। अब इसको सॉल्व करना होगा। ऑब्वियसली अच्छी खासी एरर है, लेकिन ये अच्छी खासी एरर कब है? जब ये बहुत कम है। ये 1 एंगस्ट्रॉम की एरर है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इतना कम। ये तो एक सही सही क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। अब एक और दूसरा क्वेश्चन देता हूं। हो गया ये आंसर। अब जैसे भी सॉल्व करना हो कर सकते हो, हम फाइनल नहीं कर, बस इसी को सॉल्व करना हो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। कैलकुलेट डेल्टा वी इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 1 centimeter for a particle having mass equals to 100 ग्राम। अब निकालो। अभिनव जो लिखा है वही लिखा बेटा, पूछने की क्या जरूरत है? जब एच क्रॉस जो लिखा है वही सही है। तो मैं क्यों डाउट होता है? मैं गलत बताता हूं, मैं सब सही लिखता हूं। संजना जी पिछले वाले क्वेश्चन में 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो वो पुट कर दिया। अब यहां पर अलग मलाई इज आस्किंग श्रोडिंजर और हाइजनबर्ग में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था? 10 की पावर सही सही बता दो। नियर बाई 10 की पावर जो वैल्यूज है, मतलब कभी कभी इस क्वेश्चन के आंसर ऐसे पूछे जाते हैं, x इंटू 10⁻⁻⁻y, जहां पर ये x जो होता है वो 0 से 10 के बीच में होता है। x की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है वैल्यू। 1 से 10 के बीच में, 10 से छोटा यानी 1, 2.3 सिंगल डिजिट होना चाहिए। फिर 10 की पावर y, तो आप y की वैल्यू बता दो मुझे। y की 10 की पावर क्या होगी? तो चलिए 1 सेंटीमीटर, मीटर में पुट करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो सेंटीमीटर में नहीं, तो मीटर में। डेल्टा वी राइट, वही 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 पाई 100 ग्राम, मत किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा। तो ये 10⁻⁻1, ये 10⁻³ तो ये कट जाएगा 10, यानी ऊपर 6.6, ये मतलब डेल्टा वी इक्वल्स टू 6.62 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻31। ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा। हाँ, लेकिन ये वैल्यू 6.62 अपॉन 4 पाई, ये 12 है,
तो आंसर 10⁻32 की रेंज में आएगा, 32 की रेंज में आएगा, 31 नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू पुट करोगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा ना। हाँ, इसका प्रोडक्ट इंटू 35 -31 लिख सकते हो। ये बहुत कम है, ये बहुत कम है। अब आप सोचो प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ता है, आपको एरर 10⁻31, आप कहोगे पागल हो गया क्या, 10⁻31 का क्या करना है। तो इसीलिए नॉर्मल डेली लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें तब पिक्चर में आएगी जब आप इलेक्ट्रॉन की बातें करोगे, तब जाके आएगी, राइट। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से बनेंगे जो आपको यहां पर रिलेट करना। देन यहीं पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, ये जो फॉर्मूले हमने यहां लिखे ना, dx dp इक्वल्स टू h/4 पाई, इसमें यहां पर आप पोजीशन और मोमेंटम में एरर को रिलेट कर रहे हो। मोमेंटम को आपने mv पुट कर दिया, मोमेंटम को आपने mv पुट कर दिया, तो फिर हमने यहां पर पोजीशन और वेलोसिटी में एरर को भी रिलेट कर दिया। तो इस तरह से हम किसी एक को दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। यहां पर ये आया कैसे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये कैसे हुआ, P इक्वल्स टू एम वी, डिफ्रेंशिएट किया तो dp इक्वल्स टू एम डी, यानी इस dp की जगह मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी, एम डी की, और वो m उधर चला गया तो इक्वल्स टू h/4 पाई, ऐसे। तो इस तरह से हम किसी और को भी इससे रिलेट कर सकते हैं। किसी और से कैसे, जैसे अब मैं एनर्जी में एरर भी रिलेट कर सकता हूं। एनर्जी में एरर को कैसे रिलेट करूं, किया जा सकता है। आप क्या करो, फॉर्मूला ½ mv² इक्वल्स टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को ई से लिख रहा हूं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यहां डीवी वाली और वहां डीई की टर्म आ जाएगी, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेट कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। मैंने किया नहीं है, आप कर सकते हो, बट किसकी टर्म में करना है वो एक यहां पर यूज कर रहा हूं। P इक्वल्स टू होता है h/λ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको डिफरेंशिएट किया तो dp इक्वल्स टू h/λ² d λ। वैसे इसको डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन आएगा, लेकिन जो एरर की बात हम कर रहे हैं, हमारी एरर हमेशा प्लस माइनस में होती है, तो इस माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि d λ भी प्लस माइनस में होगा, ये भी प्लस माइनस में। और ये कहना कि ये एरर माइनस में तो ये प्लस में, इसका कोई लॉजिक नहीं। यहां एरर हमेशा प्लस माइनस में है, तो यहां पर एक फॉर्मूला और निकल के आता है, एक फॉर्मूला और निकल के आता है। ये चीज यहां पर यूज कर रहा हूं, तो dx dp की जगह माइनस साइन नहीं लिख रहा हूं। ये d लैम्डा क्या है, ये d लैम्डा क्या है, यहां पर एरर इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, एरर इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस पर क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ चुके हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इस तरह से आप एक एरर को, यानी अब h/λ चाहो तो ये h वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, अरेंज कर सकते हो। पोजीशन में एरर पता है तो वेवलेंथ में एरर निकाल सकते हो। एक पार्टिकल की पोजीशन में एरर पता है तो हम उसकी वेवलेंथ में एरर निकाल सकते हैं। ये वेवलेंथ की एरर, ये पार्टिकल की पोजीशन की एरर, यानी बहुत सारी चीजें रिलेट हो रही है। ये फॉर्मूला कहां से आया, अरे सुनो सुनो, ये फॉर्मूला कहां से आया, लेमडा इक्वल्स टू h/mv, हाँ या ना। इसको मैं क्या h/p लिख सकता हूं, हाँ या ना। तो p इक्वल्स टू h/λ हुआ या नहीं, बोलिए जी।
नेगेटिव साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, गायब कर दो। तो इस तरह से कुछ और फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन करोगे, दैट्स इट। फाइनली अब हम सारा डिस्कशन करने के बाद अब आ जाते हैं जो लेटेस्ट मॉडल है, विच इज बेस्ड ऑन श्रोडिंजर इक्वेशन। ये आप कह सकते हो कि अब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करने जा रहे हैं, और जो लेटेस्ट मॉडल है वो श्रोडिंजर इक्वेशन पर बेस्ड है। श्रोडिंजर ने यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर को कंसिडर करते हुए, इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर को कंसिडर करते हुए एक नया पूरा थॉट दिया, नया थॉट दिया। हाँ, इसको देखने से ऐसा जरूर लगता है कि इसका मतलब सब कुछ श्रोडिंजर ने किया, तो वो नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअली हर एक इन्वेंशन में, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स किसी एक की उपज नहीं है, हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। किसी ने कोई एक चीज कही, उसमें कुछ गड़बड़ थी, लेकिन किसी और को उसमें से बहुत कुछ चमक गया। मैंने कोई बात बोली, मेरी बात में तो गड़बड़ थी, लेकिन दूसरे वाले को समझ में आ गया, यार इसकी ये वाली बात में तो दम है। उसने उस बात को पिक करके उस पर कुछ नया ऐड कर दिया, फिर उसमें से किसी और को कुछ और चमका तो उसने कुछ नया ऐड कर दिया। इस तरह से हर एक ने कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये मत करना कि श्रोडिंजर ने ही, यानी श्रोडिंजर इक्वेशन है तो श्रोडिंजर ने ही सब कुछ किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी इन्फो, मतलब सबका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। श्रोडिंजर, बोहर, डिरैक, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली, फिनमैन, गोल्डमैन, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट की लॉन्ग लंबी लिस्ट है। राइट। अब हाँ, कुछ कुछ पॉइंट देखो, अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। बातें तो हमने बहुत कर ली कि बोहर मॉडल गलत है, रदरफोर्ड मॉडल गलत है, सब ये गलत, ये गलत, ये भी सही, ये भी सही नहीं है। अब बात आती भाई सही क्या है, तो बता दूं आपको कि सही समझना इतना आसान काम नहीं है। यानी आप ये सोच रहे हो कि अब मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में आपको श्रोडिंजर इक्वेशन समझा दूंगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम उसमें से यूं कह दो कि हार्डली कुछ 1%, 1% तो शायद ज्यादा बोल दिया, 0.1% कुछ शायद समझने की कोशिश करें। एक्चुअल जो पार्ट है वो तो बिल्कुल अलग है। हम उसमें से ढूंढेंगे कि हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको जो हमारे काम की, और उसको कैसे सोचना है, कैसे अप्रोच करना है, वो हम देखेंगे। तो यहां पर क्या चीज हम समझ सकते हैं वो हमें पहले एक देखनी होगी, उसको कैसे समझना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एट द एंड आप सोचो कि आपको बहुत अच्छा फील आएगा, आपको मजा आ जाएगा, तो देखो वो मजा तो नहीं आएगा। हाँ, ये सोच के आप बैठोगे कि यार इसमें तो मुझे, यानी बहुत, यार ये तुम बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, और फिर आपको कुछ चीजें जब समझ में आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, फिर कुछ चीजें छोटी छोटी समझ में आएगी तो अच्छा लगेगा, और फिर सबसे अच्छा क्या लगेगा, और आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं। मेन चीज तो क्वेश्चन हो रहे हैं, और सेट जेई में क्वेश्चन जो आते हैं वो मेरे से हो रहे हैं, बस यही हमारा लास्ट टारगेट है। हमारे को नहीं समझना एक्चुअल मॉडल क्या है क्या नहीं है, हमें अभी रिसर्च नहीं करनी, पीएचडी नहीं करनी, हमें तो अभी बस ये देखना है कि जेई वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्लेन बात कर रहा हूं कि जेई वाले क्वेश्चन हमें समझ में आने चाहिए। तो उसके लिए अब मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो ये ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी तरह से सब कनेक्ट कर पाओगे, याद रखनी पड़ेगी, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। हाँ, तो ये बहुत रियलिटी में बता रहा हूं आपको। बट ये जरूर कह सकता हूं, और आपको मैं गारंटी कहता हूं सीरियसली, बहुत सारी चीजें मैंने जो पढ़ाई है जेई में, बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, पिछले बहुत सालों से, मतलब क्वेश्चन आए हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जिसको देख के खुश हो जाता हूं मैं भी कि अरे यार ये क्वेश्चन तो हो सकता है। एक दो बार ऐसे क्वेश्चन भी आए जो यूं कह दो जो मैंने भी कवर नहीं किए थे, वो बड़े और बहुत ज्यादा मतलब सिलेबस के बाहर थे। कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या करूं, बट कुछ क्वेश्चंस तो
ऐसे थे कि यस, ये तो जरूर कर सकते हो आप। वो बताऊंगा मैं आपको कि मैंने हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं और उससे कौन कौन से क्वेश्चन सब आए हैं। अब श्रोडिंजर से रिलेटेड एक तो स्टेटमेंट, ही कंसिडर्ड द ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। एक तो उसने पार्टिकल्स की ड्वेल नेचर को कंसिडर किया, यानी पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब दिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी पार्टिकल कभी वेव इस तरह से। और यह भी माना, एक लाइन और लिखा, द वेव एसोसिएटेड with an electron is to be considered to be a standing wave। यानी ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। अब हमें नहीं पता एक्चुअल में, अब जो वेव्स होती ना, थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, अभी आप पढ़ा नहीं आपने फिजिक्स में, वेव्स जब पढ़ोगे ना तो वेव्स की भी अपनी एक इक्वेशन होती, वेव्स को भी आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये जो वेव होती है ना, साइन वेव, कोसाइन वेव, इस तरह की ये वेव जो होती है, इसमें क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग का एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल किसी टाइम पर इतने डिस्प्लेसमेंट पर है, ये वाला पार्टिकल इतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पर है, तो इसकी भी हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि किसी डिस्टेंस पर किसी टाइम पर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यानी इसको ऐसे बोलता है, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के और ओमेगा पर मत जाओ भी, टी मतलब टाइम, एक्स मतलब डिस्टेंस, ये तो किसी एक्स डिस्टेंस पर टी टाइम पर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए इस तरह की एक, इसे कहते हैं साइन वेव, ये एक साइन वेव, इस तरह की वेव की इक्वेशन होती। बट ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दिख रही है। इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, डिफरेंशियल फॉर्म में भी होती है। डिफरेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से भी इक्वेशंस होती है। एक टर्म y, एक टर्म t, एक ये u स्क्वायर, एक टर्म x, इस तरह की टर्म्स होती। ये भी एक वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये थोड़ी डिफरेंशियल फॉर्म में, ये सिंपल फॉर्म में, ऐसी बहुत सारी वेव्स की इक्वेशन होती है। अभी हमें ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाना, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं आपको। ये लिखना नहीं है, बस सुनो केवल, ये मत लिखना। तो इस तरह की, यानी टी टाइम है, एक्स पोजीशन है, बट ये सारी इक्वेशंस जो आप देख रहे हो ना, ये एक एक्स वेरिएबल के साथ है, थ्री डी में नहीं है। हम जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्री डायमेंशनल होता है, उसमें एक्स वाई जेड टाइम, ये एक्स वेरिएबल भी आता है, वाई भी आता है, जेड भी आता है और टी भी आता है। तो यहां पर श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक वेव है, तो वेव की क्या होगी, एक इक्वेशन। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया। उसको उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो इक्वेशन क्या थी वो मैं यहां लिख रहा हूं, वो इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं। बस इतनी सी।
इसमें कौन सी टर्म क्या बता रहे हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिखो बस, ना याद करना है। ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, वी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, एम अंडरस्टूड है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। व्हाट इज जाई, पी एस आई, साई या जाई, इससे आप कह सकते हो जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, या इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जाई की वैल्यू क्या बताएगी, किसी पॉइंट पर वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज जाई। जाई आपको क्या बता रहा है, डिस्प्लेस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। जो लिखा बस एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, मतलब कोई ना कोई वेव जो होती है, जैसे ये एम्पलीट्यूड क्या है वेव का, ये साइन वेव है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, पहले ही लिखी हुई डेफिनेशन। ये अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर इलेक्ट्रॉन को आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली आप सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे भाई कोई पूछ रहा है डी कौन सा, डी लिख दिया, ये सब डिफरेंशिएशन है, डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइप, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डी नहीं है। क्या तुम लोग इतना तो मत, ऐसे डाउट तो मत पूछो, है डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, छोड़ो। अब देखो ये तो इक्वेशन को तो छोड़ो, एक अच्छी सी चीज बताता हूं जिसमें जो काम की वो बताता हूं, स्टोरी सुनो, ये तो ठीक हो गया। आपको एक काम की बात बताता हूं, वो बड़ी पते की बात है। श्रोडिंजर ने को पता, आपको पता श्रोडिंजर को इस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन आपको यह भी बता दूं श्रोडिंजर ने ये इक्वेशन कहीं से डिराइव नहीं की है, उसने ये इक्वेशन प्रेडिक्ट की है सब, और फिर इस इक्वेशन को यूज करते हुए बहुत सारी जो बातें निकल के आई वो सही थी, वो बहुत सारे जो रिजल्ट्स यहां से निकल के आए वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे थे, इसीलिए हमने इस इक्वेशन को एक्सेप्ट किया है। तो ये कोई इक्वेशन उसने डिराइव नहीं की है, ये उसका गैस है, प्रेडिक्शन है, तुक्का है, बहुत बढ़िया, सही कह रहे। हाँ बेटा, लेकिन ये तुक्के ऐसे नहीं मारे जा सकते बेटा, जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि ये क्यों सही है, क्योंकि इससे रिजल्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देखो इसके रिजल्ट्स और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं। बट स्टोरी क्या है, स्टोरी सुन लो। स्टोरी ये है कि जब श्रोडिंजर ने ये इक्वेशन प्रेडिक्ट की थी, दो ही वॉज मैरिड, वो शादीशुदा था, बट वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था, यस वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। और इस इक्वेशन के लिए उसे नोबेल प्राइज मिला। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अब ये समझाना ना पड़े बेटा, देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि नोबेल प्राइज कैसे मिलता है। अब ये मत पूछना सर समझ में नहीं आया, डाउट है। राइट, अब बाकी तुम समझदार हो, बट ध्यान रखना, डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मत करना कि सर आपने तो जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसे ऐसे, तो सोच समझ के आप डिसीजन लेवें, ऐसा ना हो कि नोबेल प्राइज के चक्कर में
देना कमेंट सही करो। नोबेल प्राइज तो मिला नहीं और सारी कोशिशें भी आपकी बेकार चली गई, तो जो हाथ में था वो भी गया, नोबेल प्राइज भी नहीं आया, और फिर मेरे को ढूंढने निकलोगे सर कहाँ है, इस सर ने सब किया है, नोबेल प्राइज के चक्कर में मैंने ये सब किया था। ठीक है, चलो अब ये तो इधर उधर की बातें हो गई, ये इक्वेशन। अब आप कह सकते हो कि नॉर्मली जब आप किसी बुक में देखते हो ना, तो आप देखोगे श्रोडिंगर इक्वेशन सर ऐसे तो नहीं दिखती, वहां बड़ी छोटी सी दिखती है। वो कैसे छोटी सी दिखती है वो थोड़ा सा आपको बता रहा हूं कि ये कैसे दिखती है। तो अब क्या ना कि ये क्या कर रहे हो आप, पता है, जाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डबल डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। अब ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिकल स्टेप्स होती है, राइट, बहुत सारी मैथमेटिकल स्टेप्स होती है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में कैसे लिखा जाए, तो जैसे यहां पर अब क्या हो रहा है क्वांटम फिजिक्स में, बहुत बार ऐसा होगा कि इसको आप इस कोई भी एक वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करो। नॉर्मली हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक वेरिएबल है एक्स वाई जेड, बट क्वांटम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट। तो यहां पर अब एक तो मैं क्या करूं, हर एक के आगे जाई लगाऊं, इससे अच्छा इसको हम क्या लिख देते हैं, डेल। इसको भी डेल बोला जाता है, बट यानी इतना बड़ा कुछ लिखने के बजाय इसको क्या लिख दो, डेल, राइट। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है, एक वर्ड थोड़ा सा भी मैं मिस कर रहा हूं, याद नहीं आ रहा मुझे, बट अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हो, डेल स्क्वायर, इसको पता क्या बोला जाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर मतलब, अब आप ये जो इक्वेशन है ना, डेल स्क्वायर जाई, इसका भी कुछ नाम होता है, अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, थोड़ा मिस कर रहा हूं मैं बात। बट अब इस एक्सप्रेशन को आप इतना बड़ा लिखने के बजाय इसको शॉर्ट में कैसे लिख दो, डेल स्क्वायर जाई, डेल स्क्वायर जाई। हाँ, इसको बोला जाता नेबला ऑपरेटर। किसी स्टूडेंट ने बताया अभी, थैंक यू, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, नेबला ऑपरेटर। अभी हैमिल्टोनियन भी आएगा। ये थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज है इसकी, है ना। तो यहां पर ये नेबला ऑपरेटर यहां पर भी आएगा बेटा, नेबला ऑपरेटर। अब कभी हम कहते हैं ना कि इस फंक्शन पर नेबला ऑपरेटर लगा दो, नेबला ऑपरेटर लगा दो मतलब उसको एक्स और वाई और जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। बट अगर मैं कहता हूं कि लाप्लासियन ऑपरेटर लगा दो, मतलब एक बार नहीं, डबल डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज लाप्लासियन ऑपरेटर। उससे फायदा क्या होगा, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, यानी जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी, अब यूं कह सकता हूं, उस श्रोडिंगर इक्वेशन में जो ये वाला पोर्शन था, उसको सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी एच स्क्वायर जाई। अब इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, इसको कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, ये वाली टर्म इधर देखना, ये वाली जो टर्म है, चलो लिख देता हूं, ई माइनस वी जाई इक्वल्स टू, ये उधर गया तो माइनस एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, ये इधर आ जाता है।
अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर रहा हूं तो ई जाई और ये वी वाली टर्म उधर लेके चले गए तो एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम वी जाई। अब यहां पर देखो ये थोड़ा अजीब सा दिखता बट वैसे ये जाई को कॉमन नहीं लिया जा सकता। जाई को ऐसा नहीं, जैसे यहां पर बहुत बार बहुतों को क्या लगता है जब मैंने इक्वेशन लिख तो सर देखो यहां पर भी वही यहां पर भी वही काट दो, अरे ये भाई ऐसे कैंसिल आउट नहीं होता भाई, ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ऐसा कोई कैंसिल आउट नहीं कर सकते इस चीज को, बट बहुतों के दिमाग में आता है। यहां पर अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ई जाई, ई जाई इस वाले टर्म को माइनस एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस ये वी जाई और इसको अब लिख दिया जाता है एच, एच और इस एच को बोला जाता है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर वर्ड क्या है, यानी एक नाम दे दिया गया, यूं कहते हो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लाप्लासियन ऑपरेटर, मतलब ये आप कर दो, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज लाप्लासियन ऑपरेटर। तो दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बट एनसीईआरटी में अगर आप श्रोडिंजर इक्वेशन देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखेगी, एनसीईआरटी में आप श्रोडिंजर इक्वेशन देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। और अब ये मत कर देना देखो सर जाई से जाई कैंसिल तो ई इक्वल्स टू एच आ गया और सब गड़बड़ कर दो। एट था भाई, 8। कुछ नहीं करना इनका, कुछ नहीं करना, बस देखते जाओ, कुछ याद नहीं करना। बट हां कहीं नेक्स्ट टाइम जब ये इक्वेशन दिखे तो ये मत कहना कि सर आपने तो बड़ी इक्वेशन लिखवाई थी श्रोडिंजर की, हमने तो देखा कि एक छोटी सी इक्वेशन थी, जबरदस्ती आप हमें परेशान करते हो। देखो सर एक छोटी सी इक्वेशन होती है और आपने इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखवा दी, जबरदस्ती डराने का काम करते हो आप। मैंने अभी भी, ये तो छोटी है, ये भी छोटी है, इससे एक बड़ी फॉर्म भी है और इसकी वो अभी नहीं लिखी है, वो इसकी और इससे भी बड़ी फॉर्म है। देखो पढ़ेंगे, क्या याद करना है क्या नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तब सब समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ते रहो बस, देखो क्या हो रहा है। चीजें 10 चीजें पढ़ते हो तो 4 समझ में आती, 4 थोड़ी याद रहती है, राइट। ऑब्वियसली जेई में ये इक्वेशन नहीं पूछेंगे आपसे, डोंट वरी, बट थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, कहीं कुछ देख लो तो अरे भाई कोई तुमसे पूछे श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़िए तो बोलोगे ना पढ़िए। अब उसने 2 चीजें पूछ ली तो कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना, नाम थोड़ी खराब करोगे। फिर वो अगर नहीं बता पाओगे तो कोई क्या बोला, किससे पढ़ाई की तुम, किसने पढ़ाया, अच्छा उनसे पढ़े हो तुम, ये भी नहीं आता, हाँ बस श्रोडिंजर एबीसीडी भी नहीं आती तो हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं, तुम्हें ये सब पढ़ा के तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं, तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ सर हमें भी आता है, हमें भी श्रोडिंजर इक्वेशन पता है। और इसलिए कि सामने वाले को जितनी पता उतनी तुम्हें पता, उससे ज्यादा उसे भी नहीं पता तो टेंशन मत लेना, उससे ज्यादा तुम्हारे से ज्यादा उसको नहीं पता होगा। हाँ अभी जाके बोलना नेबुला ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर पता है क्या, हाँ यस, डरने से पहले डरा दो। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर, चलिए। बट ये सारी चीजें तो अभी आई है, इससे ये तो ठीक है, आपको थोड़ा रिलेट करवाया मैंने। अब इसका यूज क्या है, इससे क्या करेंगे हम, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें भी होगी बेटा, सब होगा।
चीजें सब पढ़ते हैं तो एक ओरा बनाना पड़ता है, एक माहौल बनाना पड़ता है। अभी तुम उस माहौल में घुसे हो श्रोडिंजर के, तो उस माहौल के अंदर फिर चीजें समझ में आती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आती है ना। तो सब समझ में आएगा, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन भी करेंगे, मजा भी आएगा तुम्हें। बट मजा उन्हीं को आएगा जिसको पढ़ने में, क्वेश्चन करने में मजा आता है ना। राइट। आपको पता है वर्ड श्रोडिंजर केट वर्ड बड़ा फेमस हो, वो उससे मतलब श्रोडिंजर केट तो ठीक है, एक अच्छी चीज है, वो भी थोड़ा कभी ऑनलाइन देखोगे ना श्रोडिंजर केट, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि व्हाट इज श्रोडिंजर केट। पर ये क्या बोल रहा है वो नहीं समझ में आया, उसके लिए बहुत सारी चीजें पहले समझनी पड़ेगी। वो जो श्रोडिंजर केट वाला एग्जांपल था ना, वो डी ब्रोगली टाइप था, जो मैंने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन को जैसे हम डिटेक्ट करने लगे, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने लगे तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी नेचर ही बदल दी, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे। वो पता ही नहीं कर पाओगे। तो श्रोडिंजर केट का भी अलग है, बंद बॉक्स में क्या पता चलेगा कि वो केट जिंदा है, या उसके लिए ओपन करना होगा, बिना ओपन किए तो नहीं पता चल सकता। उससे ज्यादा अच्छा मैंने आपको जो तरीका समझा ना, वो बड़ा अच्छा है। मतलब श्रोडिंजर केट ठीक है, एक अलग एग्जाम्पल है, बट ये जो मैंने आपको दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग। इलेक्ट्रॉन को जैसे डिटेक्ट करने की कोशिश करो, वो अपनी नेचर बदल देता है, वो अपनी नेचर बदल देता है। चलो जी, तो आज के लिए तो यहीं तक है। क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, और जैसा आई थिंक आपको पता भी है कि हमारी मंडे वाली क्लास तो नहीं होगी, तो होमवर्क 45 से नहीं हुए थे तो 45 से ही वापस दे रहा हूं, 54 तक O1 में, और S1 में भी दे रहा हूं। पता नहीं कहां तक दिए थे, बट चलो ये दे देता हूं, 41 से लेके 53 तक। टेस्ट के बाद करना आराम से, मंडे को क्लास नहीं है, मंडे की जगह वेंसडे को क्लास है, तब तक तो ये होमवर्क कर ही सकते हो आप लोग। टेस्ट में ये नहीं आएगा, टेस्ट में मेरे हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक, या डी ब्रोगली लिखा हुआ सिलेबस, डी ब्रोगली लिखा हुआ है। हाँ बेटा, लाइव क्लासेस अपनी कक्षा के सेंटर से ही होती, सेटअप सारा वहीं पर है। कुछ कुछ लोग कहीं और भी सेट है, कोई हैदराबाद से भी है, दिल्ली से भी है, कोटा से भी है, जो आपको पढ़ा रहे हैं। बट मैं आपको कोटा से पढ़ा रहा हूँ। डी ब्रोगली तक है, तो उससे आगे। हाँ जी, चलिए, ओके, बाय बाय।